नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात होगी वक्फ बिल से बिहार चुनाव में आने वाले बड़े बदलाव की, यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध की और वक्फ कानून पर ममता बनर्जी के बनाए प्लान की। साथ ही अंत में आपके खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष विमान हुआ लैंड। 7 दिन में ही बैकफुट पर आए ट्रंप, 90 दिनों के लिए रोका टैरिफ। लाल किला और जामा मस्जिद में बम होने की सूचना, सुरक्षा एजेंसियों ने की जांच। सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, योजनाओं पर की चर्चा। तहव्वुर राणा को सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत, बोले पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई। यूपी में गरज चमक के साथ हुई बारिश, आकाशीय बिजली से 2 की मौत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दी वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में लगाए कई आरोप। नितिन गडकरी ने एमपी को दी 4 लेन की सौगात, उज्जैन बदनावर 4 लेन का किया लोकार्पण। अमरोहा में बीजेपी की बाइक रैली में मारपीट, भाजयुमो जिलाध्यक्ष पर चाकू से हमला। सोने चांदी के रेट में फिर आया बड़ा बदलाव, 93,000 के पार पहुंचा गोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। बिहार में साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते चुनावी साल में सियासी दल अलग अलग इलाकों की सियासत साधने की कोशिश में जुटे हैं। विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए एक प्राधिकरण बनाने का वादा कर दिया है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में सत्ताधारी एनडीए को नए वक्फ एक्ट से एकमुश्त हिंदू वोट और पिछड़े मुस्लिमों के समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ बिल से इस बार सीमांचल की पॉलिटिक्स का गणित बदलेगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले सीमांचल की पॉलिटिक्स का गणित समझने के लिए इलाके का भूगोल समझना भी जरूरी है। आपको बता दें, ये इलाका पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये इलाका बांग्लादेश बॉर्डर से भी काफी करीब है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं: कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। मुस्लिम बाहुल्य इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं। जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक सूबे की कुल आबादी में करीब 18% मुस्लिम है। किशनगंज में 68, अररिया में 43, कटिहार में 45 और पूर्णिया में 39% हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की है। वहीं सीमांचल को लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन चौंकाने वाला था। बीजेपी 24 घंटे में से 8 सीटें जीत सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने भी 5 सीटें जीतकर चौंकाया था। वहीं सीमांचल का वोट गणित देखें तो औसतन हर सीट पर 36 से 37% मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी और एनडीए को वक्फ कानून के बाद पसमानदा और गरीब मुस्लिमों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। वहीं महागठबंधन के नेता मुस्लिम समाज के साथ ही सेक्युलर वोटर्स के साथ का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बिल से सीमांचल का गणित कितना बदलता है और अगर बदलाव होता है तो ये किसके पक्ष में जाएगा, ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिजली राज्य कर्मचारियों के अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बिजली निजीकरण के लिए बनाई गई सलाहकार चयन की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है। समिति ने कहा, इस प्रक्रिया को असंवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश भर के बिजली कर्मियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ सरकार को कर्मियों का विरोध सहन करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण की संभावनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बिजली का निजीकरण कर जनता की कमर तोड़ने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे बड़ी कंपनियों से मोटा चंदा वसूलने की मंशा छिपी है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी निजीकरण के जरिए न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर रही है, बल्कि जनता की जेब पर डाका डालने की भी तैयारी कर रही है। महंगाई से जूझ रही जनता से बीजेपी खुद पैसा नहीं वसूल सकती, इसलिए पूंजीपतियों के जरिए शोषण करवा रही है।
निजीकरण का असली फायदा सिर्फ बीजेपी और उसके करीबी उद्योगपतियों को मिलेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी निजीकरण की आड़ में आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों को भी खत्म करना चाहती है। वहीं प्रदेश में बिजली निजीकरण का मुद्दा अहम क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बिजली क्षेत्र में निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हाल के दिनों में सुर्खियों में रही है। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी, लेकिन कर्मचारी संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इससे हजारों लोगों की नौकरियों पर संकट आ जाएगा और बिजली की दरें बेतहाशा बढ़ेंगी। लेकिन आपको बता दें, यूपी ऐसा प्रदेश नहीं जहां बिजली निजीकरण हो रहा हो। पिछले सालों में देश के कई राज्यों में बिजली का निजीकरण हुआ है, जिनमें दिल्ली, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। वहां उपभोक्ताओं को अक्सर बड़ी दरों और सेवा में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में बिजली निजीकरण का मुद्दा और गर्म हो गया है। आने वाले समय में ये मुद्दा चुनावी एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ऐसे में योगी सरकार इसे किस तरह से इस्तेमाल करती है और क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछने लगी है। जी हां, पीएम मोदी के सबका साथ सबका विश्वास वाले सियासी मंत्र से सीएम ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी से मुकाबला करने और चौथी बार चुनाव जीतने का ताना बाना बुन रही हैं। साथ ही इस बार ममता मुसलमानों के साथ हिंदू वोटों की नाराजगी का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही और सभी को साथ कर चल रही हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम के साथ हिंदू वोटों का सियासी बैलेंस बनाकर ममता बनर्जी 2026 की चुनावी जंग जीतने की कवायद में है। आपको बता दें, वक्फ कानून के विरोध सीएम ममता बनर्जी खोलकर खड़ी हैं और फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। ममता ने मुसलमानों को भरोसा दिलाते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। जहां ममता वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़ी हैं, तो वहीं हिंदू समुदाय का विश्वास बनाए रखने के लिए भी लगातार मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं और नए तरीके से काली मंदिर बना रही हैं। ममता ने साफ कहा कि मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। बता दें, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। सूबे में 30% मुस्लिम वोटर हैं, जो करीब 100 विधानसभा सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं, जिस पर ममता बनर्जी अपनी मजबूत सियासी पकड़ बनाए रखने की कवायद में हैं। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी का स्टैंड संसद से सड़क तक साफ है। वहीं वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज मोदी सरकार से नाराज है। मुस्लिमों को लग रहा है कि मोदी सरकार उसके धार्मिक मामलों में दखल दे रही है और उनकी संपत्ति छीनना चाहती है। ऐसे में ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लागू न करने का भरोसा देकर मुस्लिमों को साधने का बड़ा दांव चला है। अब ममता का ये दांव कितना कारगर साबित होता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड रहा तहव्वुर राणा आखिरकार भारत लाया गया। उसे स्पेशल विमान से भारत लाया गया। बता दें, कई सालों के संघर्ष के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। उसका अमेरिका से सफल प्रत्यर्पण हुआ है, जहां मोदी सरकार इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान ही सभी जरूरी दस्तावेज दे दिए गए थे। आपको बता दें, तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। तहव्वुर राणा मुंबई हमलों की योजना बनाने में एक प्रमुख लोगों में शामिल रहा। तहव्वुर राणा ने 2008 के मुंबई हमलों की प्लानिंग की। वह आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के सदस्य के रूप में साजिश का हिस्सा बन गया। सबूतों से पता चला कि तहव्वुर राणा 26/11 हमले के षड्यंत्र रचने वालों में शामिल था और वह पाकिस्तान के मेजर इकबाल के साथ करीबी संपर्क में रहा, जिसके बारे में माना जाता है कि वह पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी का हिस्सा रहा था। आपको बता दें, 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में हमले किए, जिसमें ताजमहल, पैलेस होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया। घेराबंदी 60 घंटे से ज्यादा समय तक चली, जिसकी वजह से 166 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हमलों की योजना तहव्वुर राणा और हेडली दोनों की मदद से बनाई गई थी, जिसमें टारगेट सेट किए और उसकी निगरानी की। वहीं अब भारत ने तहव्वुर राणा को कानूनी सजा देने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। भारत पहुंचने पर तहव्वुर राणा को हिरासत के लिए नई दिल्ली में एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा।
जहां पूछताछ और जांच के शुरुआती कुछ हफ्तों तक उसके एनआईए की हिरासत में रहने की उम्मीद है। बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई हमलों की आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। वहीं जेलों में हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें राणा की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।